और आगे बढ़ेंगे। तो कोनिक सेक्शन में हम सबसे पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं, वो है पैराबोला। तो आज हम पैराबोला की कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को मैं आपको समझाऊंगा, और बाकी उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क करने हैं। और उसके बाद फिर हम आज के अगले टॉपिक पर चलेंगे, वो है एलिप्स। मैम शैल वी स्टार्ट और वेट फॉर सम टाइम टू सम स्टूडेंट टू ज्वाइन? ओके, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। Good. चलो, तो ठीक है, हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम क्या किए थे कि पैराबोला के जितने भी थियोरी है ना, वो हम सभी डिस्कस कर चुके थे। हम पैराबोला के पहला क्या क्या पढ़ चुके, देखो। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, उसके बाद हम क्या पढ़े? फोकल डिस्टेंस एंड फोकल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद हम थर्ड जो पढ़े थे वो टेंजेंट पढ़े थे। टेंजेंट में भी हमारा तीन कंडीशन था कि पहला, किसी एक पॉइंट से जब हमें पॉइंट पी x1 y1 दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा। दूसरा हम क्या पढ़े थे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कि किसी भी एक लाइन को हम कब बोलेंगे कि वो एक पैराबोला का टेंजेंट है, उसके क्या कंडीशंस होने चाहिए। और हम तीसरा क्या पढ़े थे कि किसी भी एक गिवन पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे। तो ये तीन कंडीशन है हमारे टेंजेंट के। तो आज हम क्या करते हैं कि इन सभी कंसेप्ट के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस, हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और हम फिर चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज हमारा नेक्स्ट कोनिक सेक्शन का पार्ट होगा, वो है एलिप्स। जैसे अभी हम पैराबोला पढ़ रहे हैं ना, तो एलिप्स विल बी अनदर कोनिक सेक्शन। चलो, तो एग्जांपल 2 सॉल्व करते हैं हम। कि ये अभी जितनी भी एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो हमारे लास्ट पार्ट का है, जो हमने टेंजेंट डिस्कस किया था ना कल। तो उसी का ये एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x फ्रॉम द पॉइंट 2 5। तो यहाँ पर सेम केस है कि हमें एक पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है, उससे हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जो पैराबोला के इक्वेशन आपको दिए गए हैं, उसको पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से इक्वेट करना। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि 4ax इज इक्वल्स टू 12x, मीन्स 4a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 12 है। तो यहां से हमें a की वैल्यू मालूम चल जाएगी, दैट इज a इज इक्वल्स टू 3। हमारा जो सबसे पहला काम है वो a की वैल्यू निकालना है। अब क्या है कि टेंजेंट आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट 2 5। तो हम कल एक इक्वेशन पढ़े थे ना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। ये इक्वेशन हम कल डिराइव किए थे। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया गया है 2 5, तो 2 5 में y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ये जो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। यहाँ पे अब अगर पॉइंट जो हमें दिया गया है वो 2 5 है, तो इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू m, प्लस a की वैल्यू क्या है, 3 हम अभी यहाँ निकाले हैं, a इज 3/m। m इज द स्लोप। यहाँ पे x की वैल्यू हम लिखे हैं ये 2। यहाँ पे इस पॉइंट से हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं। तो अब देखो हमें यहाँ से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज 5m इज इक्वल्स टू
2m² प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, तो ये हमारा ये इक्वेशन आएगा। हम इसको जब इक्वल्स टू के एक तरफ ले जाएंगे सभी टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा, 2m² माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के अलग अलग तरीका होता है। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2m² माइनस 5m को हम दो भाग में स्प्लिट कर देंगे, दैट इज -2m एंड -3m। ये सभी आप लोगों को आता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सभी लोगों को आता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे उसके रूट्स निकालते हैं। तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये -2m -3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हम इसको जब कॉमन लेंगे तो इसमें से 2m -3 एंड m-1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें m की दो वैल्यूज मिलेगी, दैट इज m इज इक्वल टू 3/2 एंड m इज इक्वल टू 1। तो अब हमें अब कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये एक पैराबोला है और ये कोई पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से हमेशा हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पैराबोला पे। तो इस दोनों टेंजेंट के लिए एक अलग अलग स्लोप मिलेगा, यही हमें मिला है कि दो स्लोप मिल गया, तो इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर दी स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट। जो हमें m की वैल्यू मिली है ना, दे आर दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखना है यूजिंग द स्लोप। कल हम पढ़े थे ना कि हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन। सो y-5 y-y1। हम जब कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले थे, देखो यहाँ पे आपको मैं रिवाइज एक बार करवा दूं। देखो ये है ना, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पैराबोला। तो हम पहले क्या किए थे, ये m की वैल्यू निकाले थे, हमें दो m की वैल्यूज मिलेंगी और उससे हमें कॉरस्पॉन्डिंगली दो टेंजेंट मिल जाएंगे। और उस टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हम सबसे पहले थ्योरम में पढ़े थे। आपको मैं वापस एक बार बता दूं क्या है हमारा फॉर्मूला। ये दिस वन कि y-y1 f डैश x इज द स्लोप x-x1। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे अभी टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के लिए। यस, सो वी हैव गॉट इक्वेशन इज दिस वन, y-5। पहले m इंटू x-x1 है ना। देखो y-y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x-x1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहां पर हम क्या करेंगे, m की दो वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे m की दो वैल्यू मिली है ना। फर्स्ट वन इज 3/2 एंड सेकेंड इज 1। तो y-y1 की वैल्यू क्या पर है, यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें दिया गया है दैट इज .25, दिस पॉइंट। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, 5। तो y-5 इज इक्वल्स टू m की पहली वैल्यू है 3/2 इंटू x-x1। और x1 की वैल्यू हम इस पॉइंट से क्या लेंगे, 2, x-2। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। उसी प्रकार से हम लिखेंगे y-5 इक्वल्स टू m की सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो 1 इंटू x-2। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ द सेकेंड टेंजेंट। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें ये मिल जाएगा। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम अगर फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके सॉल्व करें, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा दैट विल बी दिस वन, y-5 इक्वल्स टू x-2। और जो सेकंड इक्वेशन होगा वो x-y+3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस टू आर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 2, 5। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इसी प्रकार से ना आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि पैराबोला के इक्वेशंस ये हैं, पॉइंट ये है, और उस पॉइंट से आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3। पहले इसको इरेज कर देता हूं। यस,
सुनाओ, देखो अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। सो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, अब एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज पॉइंट इज -4 -9। सो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या दिया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एंड दिस इज अ पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पैराबोला पर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो, अब हमने पढ़ा था ना कि किसी भी पैराबोला में एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और हम एक कंडीशन पढ़े थे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा था जिसमें ये दोनों जो टेंजेंट है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि इस पैराबोला में अगर इस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें ये शो करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि हमारा कंडीशन क्या होगा, देखो ये हम यहां पर पढ़े थे। ये देखो, सॉरी, if the tangent drawn from a point P are mutually perpendicular, then m1 into m2 will be equals to -1। तो यहां से हमें क्या कंडीशन निकल के आया था, a upon x1 should be equals to -1, so x1 should be equals to -a। इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि both the tangent are perpendicular to each other। तो चलो देखो हम इस क्वेश्चन में कैसे शो करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया गया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो हम जैसे ही हमें पैराबोला की इक्वेशन मिलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 16x इज इक्वल्स टू 4ax। तो 16 इज इक्वल्स टू 4a। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है दैट इज 4। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई है, दैट इज a इक्वल्स टू 4। Tangent is drawn to the parabola from point -4 -9। So what will be the equation of the tangent? Same here, y is equals to mx plus a by m। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, इस जो हमें पॉइंट दिया गया है दैट पॉइंट इज -4 -9। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -4, सो m इंटू -4 प्लस a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज a इज इक्वल्स टू 4, सो 4 अपॉन m। अगेन अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सो वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क है कि इस इक्वेशन को आप खुद ही सॉल्व करेंगे और इसको एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल कर लाएंगे। सो दिस इज द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 4m स्क्वायर -9m प्लस 4। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें m की दो वैल्यू मिलेगी, दैट इज m1 एंड m2। तो हमें अब ये पता है कि m1 इंटू m2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 होनी चाहिए। अगर m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 है तो हम कहेंगे कि ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। एक और चीज, m1 और m2 क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम एक चीज जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी अपॉन
कौन बताएगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है, सी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो सी इज द कांस्टेंट हियर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म्स। सो यहाँ पे क्या है, ये ए, तो सी अपॉन ए विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें तो m की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 आ रही है क्या। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट इज 4, सो c की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, 4 हियर, सो 4 अपॉन 4 माइनस ये होता है, ये दिस वन माइनस, सो 4 अपॉन 4 इज 1 और पहले माइनस के साइन है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। और यही कंडीशन हम कल पढ़े थे कि किसी भी पैराबोला में अगर टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका एक कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप शुड बी इक्वल्स टू -1। और यहाँ पर जो हमें पैराबोला दिया गया है, इसमें जो m1 इंटू m2 की वैल्यू आ रही है, that is also -1, so we can say that tangents are perpendicular to each other। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 3। तो हम ये दोनों एग्जाम्पल अब कर चुके हैं, तो यहाँ हम पैराबोला हमारा खत्म हो गया। अब आपका अगला होमवर्क का काम ये है कि एक्सरसाइज 7.1, ये सभी क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में खुद सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अगली क्लास में मुझसे ये पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखो, हम 3 कंडीशन पढ़े थे ना, कि अगर सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज अ लाइन, कोनिक सेक्शन में हम 3 कंडीशन पढ़े थे, को सपोज दिस इज पॉइंट एस एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स डी, और कोई एक एनी गिवन पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट पी। तो हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन पी एंड एस, ये पी एस एंड पी एम, सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, ये एम, सो पी एस अपॉन पी एम जब इक्वल्स टू 1 हुआ तो हम पहला केस पढ़ लिए, दैट इज पैराबोला। हम ये पहले पढ़े कि किसी भी कोनिक सेक्शन में क्या होता है कि पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस पाथ के सभी, मतलब उस पाथ को जो भी पॉइंट फॉलो करता है ना, वो कोनिक सेक्शन होता है। तो उसके हमें 3 केस मिले थे, कि पहला केस था इफ पी एस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से एक डिस्टेंस, और उसी पॉइंट का किसी एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस अगर आपस में उसके रेशियो कांस्टेंट हो, तो उससे हमें कोनिक सेक्शन मिलते हैं। तो पहला केस था कि जब रेशियो इक्वल्स टू 1 हो तो पैराबोला होगा। दूसरा केस था कि इफ इट इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ इट इज लेस देन 1। तो इस 2 केस में भी हमें एक पैराबोला मिलेगा, सॉरी हमें एक कोनिक सेक्शन मिलेगा। तो हमारा जो अगला कोनिक सेक्शन है दैट इज एलिप्स। तो हम आगे अब जो पढ़ेंगे वो है हमारा एलिप्स। और एलिप्स के केस में क्या होता है कि दैट इज पी एस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, दैट इज पी एस अपॉन पी एम शुड बी लेस देन 1। जब ये कंडीशन आएगा तो उस कोनिक सेक्शन को हम कहते हैं एलिप्स। तो चलो, हम आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या होता है, उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, हम उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिप्स कब हमें, मतलब एलिप्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो देखो, पहली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि सपोज अगर आपके पास एक कोन है, दिस इज ए कोन, अब आप इसको स्लैंटेड हाइट से कट करोगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार का शेप मिलेगा, ये।
तो इसी प्रकार का जो शेप होता है ना, इसको हम एलिप्स कहते हैं। वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो सिंपली आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखना है कि एलिप्स क्या होता है, तो आप इस प्रकार से एक कोन लीजिए और इस कोन को ना थोड़ा सा तिरछा कट करिए। तो कट करने पे ऊपर का जो सरफेस आएगा ना, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखो, देखो इस प्रकार का कोई सरफेस मिलेगा हमें, हम इसको कहते हैं एलिप्स। इसको हम एक और तरीके से आपको अगर ड्रॉ करना है, तो आप सिंपली क्या करिए कि किसी भी सरफेस में दो नेल को फिक्स कर दीजिए, दो कांटी दो जगह पर ठोक दीजिए और एक थ्रेड लीजिए, उसको बांध दीजिए और उस दोनों नेल के बीच में उसको उस थ्रेड को रखिए और एक पेंसिल से इसको ना ऐसे रोटेट करिए, जहां जहां वो थ्रेड जाता है वैसे वैसे इसको घुमाते जाइए। तो जो फाइनली आपको शेप मिलेगा ना, दैट विल बी अ एलिप्स। तो इस प्रकार से आप कहीं भी एलिप्स एक ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एलिप्स के डेफिनेशन, मतलब एलिप्स हम कहते हैं किसको। यस, सो एन एलिप्स इज अ, जैसे मैंने यहां आपको बताया ना, ये लोकस ऑफ ए पॉइंट मींस दिस इज ए पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट। मान लो जैसे यहाँ पे ये एक पहला पॉइंट है, इसी कंडीशन में हम दूसरा पॉइंट यहाँ लेंगे, अगला पॉइंट यहाँ आएगा, अगला पॉइंट यहाँ आएगा, अगला पॉइंट आएगा। तो ये जो पूरे कंप्लीट पाथ ऑफ द पॉइंट है ना, दिस वन, इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन which moves so that its distance from a fixed point, मान लो this is a point S, so distance from this point, चलो इसको मैं इरेज करता हूं पहले, और we have suppose some one line here। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, मान लो if we are taking any point here, so distance from here to here and distance from here to here, इसके अगर मान लो जैसे दिस इज एस एंड दिस इज एम एंड दिस इज पॉइंट पी, तो एस पी अपॉन पी एम। अब देखो इस पॉइंट, यही पॉइंट अगर सपोज यहां पर है, तो सपोज दिस इज पी डैश, यही पॉइंट जब यहां गया तो यहां से एस पी डैश और पी डैश से एम, ये क्या है, हमेशा आपस में बराबर होंगे, एस पी डैश अपॉन पी डैश एम, सो विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस प्रकार के जितने भी पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस पॉइंट को ऐड करने के बाद जो फिगर मिलता है हमें, उसको हम कहते हैं एलिप्स। तो देखो यहां पर उसको डेफिनेशन में लिखा गया है, विच मूव्स सो दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन सा है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट एस, फ्रॉम अ फिक्स लाइन, सो दिस लाइन इज अ फिक्स लाइन, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। So distance from a fixed point and distance from a fixed line is constant. इस दोनों का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। एंड वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू ई। अगर हम इसको इस प्रकार से कि कोई भी एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई। और ये जो ई है ना, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिक्स। तो इसमें हम टर्मिनोलॉजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो जो यहां पर डेफिनेशन में लिखा गया है, वही चीज आपको यहां फिगर बनाकर समझाया गया है। देखो कि इफ एस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज फिक्स, दिस वन, सो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड डायरेक्ट्रिक्स डी इज ए फिक्स्ड लाइन। सो ये जो एक लाइन है ना, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, ये आपको इंश्योर करना है कि डायरेक्ट्रिक्स कभी भी ना फोकस के थ्रू पास नहीं करना चाहिए। एनी लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू फोकस कैन बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अब यहां पे हमें क्या देखना है, पी एस। सो सपोज दिस इज ए पॉइंट पी, मैं कलर चेंज कर लेता था, आपको और अच्छे से दिखाई देगा। सो दिस इज पॉइंट पी, सो डिस्टेंस फ्रॉम of this point from this fixed point means P to S,
एंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस डायरेक्ट्रिक्स। तो किसी भी पॉइंट से एक लाइन पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है हम इसको डिस्टेंस कहते हैं हमेशा, ठीक है। सो पी एस अपॉन पी एम विल बी ई, सो दिस शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो अगर हम ये लिख रहे हैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ई, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं दैट पी एस इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम। सो दिस इज द कंडीशन फॉर, और यहां पर जो ई की वैल्यू होनी चाहिए, ई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, नॉट इक्वल टू 1, इट शुड बी लेस देन 1। अगर कोई भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उस सभी पॉइंट के जो पाथ होंगे ना, उस पाथ को हम बोलेंगे एलिप्स। और हमें जो यहाँ पे पॉइंट ये पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट मिल रहा है ना, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, सो ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये सभी टर्म आपको याद होनी चाहिए, ताकि आगे जब मैं आपको पढ़ाऊं तो मैं यही टर्म यूज करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पी एस अपॉन पी एम इज ई, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, और हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। चलो, अब हमें ये मालूम चल गया कि एलिप्स किसको कहते हैं, तो अब हम एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, हम अभी इसी फिगर को यूज करेंगे इक्वेशन डिराइव करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन जो जो दिए गए हैं ना, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। सो एस इज द फोकस हियर, सो दिस इज पॉइंट एस हियर, and D be the directrix. So we have taken this line as directrix. So S is fixed point and D is the fixed line. अब हमें कुछ चीजें ड्रॉ करनी पड़ेगी, हम वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, ड्रॉ एस जेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। सो हमें क्या करना है, इस पॉइंट एस से यहाँ पे एक ये जो लाइन है ना, दिस लाइन डी, इस लाइन पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो दिस इज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर एस जेड, and let A and A dash divide the line segment SZ internally and externally। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैराबोल मतलब सॉरी इलिप्स है ना, इस पे हम दो पॉइंट लिए। सो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट A डैश। तो अब ये पॉइंट जो है ना, देखो पहले ये सपोज मैं यहाँ पे अलग से ये जो है ना, ये S से Z तक जो ये लाइन है, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज पॉइंट S एंड दिस इज पॉइंट Z, और ये जो बीच में पॉइंट A है, दिस इज समवेयर पॉइंट A। तो हम ये पॉइंट हम इस प्रकार से लिए हैं कि दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो E:1। वही चीजें यहां पर लिखा गया है कि A and A dash divide the line segment SZ. SZ is this line segment, this one. So this point A is dividing in the ratio E:1। ये हम क्यों लिए, आगे आपको पता चलेगा जब हम अभी डेरिवेशन पे और आगे चलेंगे। चलो, अब हमारा जो अगला पॉइंट है, अब देखो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए डैश। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, और जहां पर ये एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा
that will be origin. So this is y axis. तो अब हम क्या करेंगे कि इस ओरिजिन से ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ना, पॉइंट ए जो कि एलिप्स पे है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा ए। तो ए डैश इज इक्वल्स टू 2a, मतलब यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस को हम मानते हैं ट्वाइस ऑफ ए, एंड o इज द मिड पॉइंट। सो ओ इज द ओरिजिन। जब जैसे ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट जो मिलते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं ना, दैट इज पॉइंट 0 0। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। सो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट, दैट इज 0 0। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं ताकि आगे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आसान हो। तो अगर ये ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ए माना है, ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस वी हैव कंसीडर एज ए। अगर ये डिस्टेंस ए है तो जो ए पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, a0। वही वही यहां पर मैंने लिखा है। और उसी प्रकार से दिस पॉइंट ए डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -a0। तो इस दोनों का कोऑर्डिनेट आप लोगों को समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से a0 हुआ और -a0 हुआ। Yes, sir. वेरी गुड। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट मिल गया और ए डैश का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखो हमें एक चीज और पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स ए एंड ए डैश लाई ऑन द एलिप्स। देखो यहाँ पर जो है ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट ए है ये एलिप्स पे लाई कर रहा है ना, मतलब ये जो पाथ ऑफ पॉइंट है, ये सर्कुलर बना हुआ है, इसके ऊपर लाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं एस ए अपॉन ए जेड। एस ए क्या है, देखो दिस इज पॉइंट एस एंड दिस इज पॉइंट ए। सो एस से लेकर ए के बीच डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय ए से लेकर जेड के बीच डिस्टेंस है, उसके रेशियो क्या होना चाहिए, ई अपॉन 1 होनी चाहिए। क्योंकि हमने बताया है ना एस ए। सो एस ए क्या है, दिस इज ए डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिवाइडेड बाय ए जेड। ए जेड क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। और ये मैं आपको बता रखा हूं, दिस इज ई एंड दिस इज 1। सो इट विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन 1। वही चीज यहां पर लिखा गया है। सिमिलरली एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड विल बी इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन ए, because this a point is dividing this line segment externally. चलो हम इससे आगे चलते हैं। अब हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज पॉइंट P, that is P and coordinates are x and y. This point lie on this ellipse. तो सबसे पहले हम जो कंडीशन पढ़े थे ना, SP इक्वल्स टू E इंटू PM, ये किसी भी एक कोनिक सेक्शन को एलिप्स होने के लिए ये कंडीशन है ना, यहां पर मैंने शुरू में आपको बताया था। देखो ये दिस वन, दिस इज द कंडीशन, दैट इज PS इज इक्वल्स टू E इंटू PM। यही कंडीशन हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर ये पॉइंट एलिप्स पर लाई करता है, चलो मैं आपको ये फिगर दिखाने के साथ साथ करता हूं। सो दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन द एलिप्स हियर। सो P से S का डिस्टेंस और P से इस लाइन का डिस्टेंस, दैट इज PM, should satisfy this condition, that is SP is equals to E into PM। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि SA is equals to E into AZ। SA क्या है, देखो यहाँ पे ये S है और ये है A है। अब पॉइंट A भी इस इलिप्स पर लाई करता है ना, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि इसका जो ये डिस्टेंस है SP SA should be equals to E into AZ। A से लेके Z का जो डिस्टेंस है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको यूज करते हुए हम, मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स वी कैन राइट दैट SA इज इक्वल्स टू E into AZ। चलो अब हमें ये दो कंडीशंस मिल गए हैं। अब हमें हमारा सबसे पहला काम क्या है कि ये जो है ना S से लेके जो Z और ये Z डैश,
ये दोनों जो हमने कंसीडर किया है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लें तो हमें डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं, सपोज दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस z इज k0 and coordinate of z dash z is k0 here, so we have considered as, मतलब यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज k, जस्ट वी हैव एज्यूम्ड सम नंबर। और ये जो s है इसके भी हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो h है, सो दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द s इज h0। रुको इसको मैं डिलीट करता हूं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ s इज h and 0। यही दो चीज मैं यहां लिखा हूं कि z इज इक्वल्स टू k0 एंड s इज इक्वल्स टू h0। अब हमें देखो, अगर मैं इसको मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये क्या है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो ये है ना s और z, मैं इस लाइन को यहां पे अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज पॉइंट s एंड दिस इज पॉइंट z, और बीच में ये एक कहीं पॉइंट है। अब देखो सबके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहा हूं। z का कोऑर्डिनेट क्या है k0, s का कोऑर्डिनेट क्या है h0, और दिस इज पॉइंट a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स अब जो भी हैं। और हमें ये भी पता है कि ये जो पॉइंट a है ना, ये इसको e:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब देखो यहां पर जो आपको लिखा गया है ना बाई सेक्शन फॉर्मूला, वो मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आप सभी को सेक्शन फॉर्मूला पता है क्या होता है। चलिए फिलहाल मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूं कि सपोज वी हैव एनी पॉइंट एनी लाइन, वी हैव एक, जब हमें जो एक लाइन दिया गया है और ये लाइन ए और बी है। सपोज ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और बीच में कोई एक पॉइंट है और ये पॉइंट इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान सपोज ये है pxy, तो इसके x और y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। तो मतलब m इज द दिस वर्ड, सो m इंटू x2 plus n into x1 divided by m plus 1, so we will get the x coordinate. Similarly, m into y2 plus n into y2 plus divided by m plus 1, m plus n will give the y coordinate. तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो यही सेक्शन फॉर्मूला हम यहां पर लागू करेंगे। हमें यहां पर सेम चीज पता है, ये रेशियो पता है दैट इज e:1, और z और s के दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो यहां पर हमें ये जो a की वैल्यू है, a का जो कोऑर्डिनेट यहां पर हमें क्या है a0, तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, दैट इज a इक्वल्स टू क्या है m इंटू x1, यहां पर m क्या है e इंटू यहां पे z में x1 क्या है e इंटू k, प्लस n की वैल्यू यहां पर क्या है 1 और यहां पे x की वैल्यू क्या है h, डिवाइडेड बाय e प्लस 1, m प्लस 1 क्या हो जाएगा e प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस इज a, हमें a की वैल्यू पता चल गई। वो वही चीज यहाँ पर निकाल के आप लोग को लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम ये z डैश जो माइनस a माने हैं ना, तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो माइनस ऑफ a विल बी इक्वल्स टू e इंटू के माइनस 1s डिवाइडेड बाय e माइनस 1। हाँ देखो ये कहां से आया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब कोई एक पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करे। जब कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। एक्सटर्नली कोई भी पॉइंट जब मतलब किसी लाइन को डिवाइड करे ना, तो हम
कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकालते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन का यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यही फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे इस कोऑर्डिनेट पे, तो हमें जो माइनस ए की वैल्यू है वो मिल के आ जाएगी, ये ई के माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस वन। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया हम जितना डिस्कस किए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहां से क्या मिल गया, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, दैट इज ए इक्वल्स टू ई के प्लस वन एच डिवाइडेड बाई ई प्लस वन। तो हम, सॉरी ये प्लस वन, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो a इंटू ई प्लस वन इज इक्वल्स टू ई के प्लस एच। अब हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ए ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ई के प्लस एच। वही है हमारा, ये देखो, इसी को सॉल्व करने का हमारा ये पहला इक्वेशन नंबर 2 मिला, दैट इज ए ई प्लस ए इक्वल्स टू ई के प्लस एच। उसी प्रकार से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो निकल कर आएगा वो देखो क्या है, माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई के माइनस एच डिवाइडेड बाई ई माइनस वन। सो अगर हम ई माइनस वन को इस साइड लेके जाएं तो माइनस ऑफ ए इंटू ई माइनस वन विल बी इक्वल्स टू ई के माइनस एच। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए ई प्लस ए इक्वल्स टू ई के प्लस एच। वही ये इक्वेशन है, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो यही है, दिस वन, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज दिस वन। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस रुतिका, आपको कुछ पूछना है क्या? नो सर, गलती से हो गया। ओके ओके। अब हमें दो इक्वेशन मिलेगा है, इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर हमें के और एच की वैल्यू निकालनी है, इस दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई। तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज ए अपॉन ई, और एच की जो वैल्यू मिलेगी ए ई है। ये आप लोगों का होमवर्क है, चाहे इससे पहले वाली क्लासेस में आप पढ़े होंगे, जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं मल्टी मोर देन वन वेरिएबल, तो किसी भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने होमवर्क के तौर पे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और हमें मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि के की वैल्यू ए अपन ई आई या नहीं, और एच की वैल्यू ए अपन ई आई या नहीं। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं। तो यहां से हमें के और एच की वैल्यू मालूम चल गई, और के और एच क्या है, देखो यहां पर, देखो इस इक्वेशन, इस फिगर में के क्या है, जेड का कोऑर्डिनेट है, और एच क्या है, एस का कोऑर्डिनेट है। अगर हमें के और एच की वैल्यू पता चल गई, मतलब एस का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया और जेड का भी कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। तो जस्ट वेट, इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो एस का अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो एस हमारा क्या है, फोकस है ना। तो एस का जो कोऑर्डिनेट हमने माना था दैट इज एच जीरो, और हम यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल चुके हैं ए ई। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द एस विल बी ए ई इंटू जी, ए ई जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए ई एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। उसी प्रकार से जेड की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए अपॉन ई जीरो। तो अब यहां देखो, नाउ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू ए ई।
ए अपॉन ई, ये कैसे आया? तो यहाँ पे हमें जेड ए की जो वैल्यू मिली थी वो ए अपॉन ई है, तो जेड का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज ए अपॉन ई एंड 0। चलो इसको मैं डिलीट करता हूं पहले। राइट, इसके डेरिवेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉइंट्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट मिल गए तो फिर हम इक्वेशन आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो नाउ ये एक लाइन है और इस लाइन की जो ये पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज ए ई अपॉन 0। तो इस लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट अब लें उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सपोज मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं, so suppose this is x axis and this is y axis, so this is a line suppose, और ये यहां से x से लेके यहां से यहां के बीच में जो डिस्टेंस है a अपॉन e है। ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली कोई भी एक ऐसा जिसका x कोऑर्डिनेट a बाई e हो और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, 0 1 2, तो वो हमेशा क्या, y कोऑर्डिनेट अगर बढ़ता जाएगा तो या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या उसके नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इस तरीके से मैं पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू a अपॉन e। इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a अपॉन e, और ये लाइन क्या है, यही लाइन हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। सो हम यहां से कह सकते हैं, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a अपॉन e इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x minus a upon e equals to 0. So this is equation of डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक एलिप्स में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन e इक्वल्स टू 0। चलो एक बार हमें अगर अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया तो अब हमें सभी कोऑर्डिनेट्स भी पता है, अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोकल डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम द फोकस। तो s और p का डिस्टेंस हमें निकालना है। p क्या है, p इज ए पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x एंड y, और s का कोऑर्डिनेट हमें पता है। s का कोऑर्डिनेट क्या है, a e 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल चुकी है ना। सो s कोऑर्डिनेट इज a e 0, और जो p है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y। अब सिंपली आप लोगों को पता है कि किसी भी दो पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 यहाँ पे क्या है, x, और x2 क्या है, a। तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये y है, y माइनस 0 होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव अस द फोकल डिस्टेंस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इससे S से P का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। उसी प्रकार से हम P से M का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब P से M का जो डिस्टेंस है वो ये है, यहां दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन e। देखो a अपॉन e क्या है, यहाँ पे a अपॉन e यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां तक का a अपॉन e डिस्टेंस है। क्यों, इसको मैं इरेज कर देता तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। चलो इसको मैं ना यहाँ पे आप लोग को अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं, तब समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। अभी अब हमें निकालना है पीएम का डिस्टेंस निकालना है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो एक चीज देखो, ये अगर सपोज एंड दिस इज अ लाइन, सो दिस इज पॉइंट एम। मैं बस इसी को अलग से थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर रहा हूं।
एंड दिस इज पॉइंट P, और हमें ये पॉइंट पता है दैट इज A/E 0, और दिस इज पॉइंट XY। देखो हमें अगर ये पॉइंट AE है तो मतलब ये पता है कि यहां से लेके जो यहाँ का डिस्टेंस है वो A/E है, और अगर ये पॉइंट XY है मतलब अगर हम इसको यहाँ नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या है, वो X है। तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम ये क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ, या तो AE/A- लिख दो, या फिर अगर रिवर्स केस में लिखते हो तो मॉड कर दो। मॉड से क्या है कि अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो वही चीजें यहां पर लिखी गई है, देखो x-AE/√1² + 0², वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया गया है यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी x-A/E। वही चीज मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो डिस्टेंस है, सो दिस विल बी मॉड ऑफ x-A/E। क्यों? यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और पूरा डिस्टेंस A/E है। अगर इस दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा, दैट इज PM, और हमें वही कैलकुलेट करना है PM। अब देखो हमें SP की वैल्यू मिल चुकी है और PM की वैल्यू मिल चुकी है। सो दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। हमें एक चीज और पता है कि SP इज इक्वल्स टू E इंटू PM। ये हमें पता है कि किसी भी एलिप्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बस हम उसी कंडीशन को यहां पर लिख दिए कि PM की जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो ये है, दिस वन, और SP का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था वो है ये। इस दोनों को हम इक्वेट करेंगे, सो x-AE होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू E इंटू x-A/E। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हाँ, ये अब आपका होमवर्क है, आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे खुद से। आपके एग्जाम मतलब आपके बुक में भी ये दिया गया है, और ये इक्वेशन आप खुद सॉल्व करोगे और फाइनल जो फॉर्म निकल कर आएगा वो इस प्रकार से आना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले आप लोग खुद से इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करिए, इसको मतलब इसके स्क्वायर्स को ओपन करिए, स्क्वायर रूट को रिमूव करिए, और फिर फाइनल ये फॉर्म लेकर आइए। आज आप लोग ट्राई करेंगे, कल मैं इसको खुद से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो फाइनल फॉर्म निकल के आएगा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स वो किस फॉर्म में होगा। एक बार जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये बात आप लोग अभी तक हम जितना पढ़े हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, यस सर। जस्ट एक मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये एक इक्वेशन है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो यहां से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट इज x-AE होल स्क्वायर प्लस y-0 एंड ये होल स्क्वायर होगा इक्वल्स टू इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, सो E² x² माइनस A+A-B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे तो हमें ये निकल कर आएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर से सेपरेटली, दोनों के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर इसमें A-B का होल स्क्वायर लगाएंगे और तो हमें ये फॉर्म मिलेगा। और उसके बाद आपको लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना है, तो ये आप खुद से करेंगे। एक हिंट मैंने आपको दे दिया है, कल मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप खुद इसको बनाकर आए कल क्लास में। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम फिर इस क्लास को मतलब अगली क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो हम इसको और डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है? सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपकी 8:30 से क्लास है ना अभी दूसरी? सर, ओके, तो मैथमेटिक्स का क्लास आज हम यहीं खत्म करते हैं, आप अगली क्लास के लिए वेट करिए अब। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।